खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं खास मुलाकात। जब देश की राजधानी दिल्ली में आप एंटर करते हैं तो दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ हमेशा का स्लोगन आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी और न्यू दिल्ली रेंज के ज्वाइंट सीपी अजय चौधरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस से बहुत उम्मीद है पूरे देश को, खासतौर से अगर देखें जब वो आता है तो उसको लगता है कि एक सुरक्षा का भाव होता है। एक फर्क भी देखने को मिलता है, जब यूपी से आदमी दिल्ली में एंटर होता है सीट बेल्ट लगा लेता है, हरियाणा से आता है एडजॉइनिंग है। सबसे पहले एक आईपीएस के तौर पर आपने एक लंबा सफर तय किया है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे बैकग्राउंड और कैसे आपने शुरू किया, क्या क्या कठिनाई आई यहां तक पहुंचने में प्रोफेशनल लाइफ से पहले। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि दिल्ली की पुलिसिंग आपके हिसाब से आपको बेहतर दिखाई दी। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक बात कही, और अपनी दिल्ली पुलिस के जो हमारे सभी साथी हैं जो अपनी मेहनत से 24/7 काम करते हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि लोग इस बात को पहचानते हैं और मानते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात आपने बैकग्राउंड के बारे में कही, तो सबसे अहम बात यह है कि मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई गांव के स्कूल में हुई। उसके बाद मुझे मौका मिला ईश्वर की कृपा से कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्टूडेंट रहा। वहीं से मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया, वहीं से मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, और फिर जो कि एक प्रक्रिया है कि यूपीएससी के एग्जाम के आधार पर आप इन राष्ट्रीय सेवाओं में सम्मिलित होते हैं और जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनका वहन करते हैं। तो एक लंबी कहानी है, उसको 2-4 अल्फाज में या वाक्यों में नहीं समेटा जा सकता। बाकी एक जीवन की अब तक की जो यात्रा है, चाहे वो पुलिस की हो या स्टूडेंट लाइफ की रही हो, काफी रोचक रही है, तसल्ली बख्श रही है, और लोगों की बहुत मोहब्बत और लोगों का प्यार मिला है। सर, एक सवाल बनता है, आईपीएस बनना लगभग हर नौजवान का और एक जिम्मेदार नागरिक का बड़ा ख्वाब होता है, चाहे वो अपने बच्चों को कराना चाहे, चाहे वो खुद करना चाहे। आप एक साक्षात उसका एग्जाम्पल हैं, बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जो नौजवान है वो कैसे आपको देखकर सोचे कि वो भी आईपीएस बन सकता है, उसको क्या करना चाहिए, और थोड़ा सा लोगों से शेयर कैसे करे, कितना संघर्ष इसमें आपको लगता है? ये सवाल आपका बहुत उम्दा है, मैं इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन पहली मेरी जो बात मैं रखूंगा सब लोगों के सामने, जो भी हमारे श्रोता इस बात को या दर्शक देखेंगे, बात करेंगे, कि पहली कोशिश आदमी की यह होनी चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप एक अच्छे आईएएस भी होंगे, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी होंगे, अच्छे खिलाड़ी भी होंगे, एक अच्छे आईपीएस भी होंगे। तो पहली चीज जो घर से शुरू होती है संस्कार की, जिसे हम कहते हैं, घर के बाद स्कूल, स्कूल के बाद समाज जो हमें शिक्षा देता है। पहली प्रायोरिटी किसी भी नौजवान की, किसी भी बच्चे की यह होनी चाहिए कि मैं एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा। बाकी सारी चीजें, ये तो जिम्मेदारियां हैं, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी और वो कुछ अपनी भूमिका को कैसे निभाएगा, वो बात की बात है। तो नौजवानों से यही अपील है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, चाहे खेल की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, आप अगर लोग ये मानेंगे कि आप अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, तो आपकी प्रतिभा को, आपकी मेहनत को भी उसी अंदाज से लोग लेंगे और आपको आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से ये चैलेंजेस मानते हैं आप, स्टूडेंट लाइफ थी वो चैलेंज रहा, एक अच्छे हार्ड वर्किंग या हार्ड स्टडिंग आप स्टूडेंट रहे होंगे तभी यहां तक। अब ये आपका सफर शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस में आप आए, आपका ईस्ट से शुरुआत हुई, आज यहां सेंटर में आप बैठे हैं, तो ईस्ट से यहां तक के सफर को आप कैसे लोगों से शेयर करेंगे? देखिए, जो पुलिसिंग का प्रोफेशन है, इसमें सबसे जरूरी है कि जनता के साथ तालमेल, जनता के साथ संवाद, बातचीत और डायलॉग हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ओरिएंटेड और पब्लिक ओरिएंटेड सर्विसेज हैं, जिसमें कि आम आदमी का आपसे वास्ता पड़ता है। उनकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो उनके दुख दर्द हैं, वो सीधे आपके पास आते हैं। अगर आपने उन समस्याओं को, उन मसलों को गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ सुना है, समझा है और लोगों की मदद करने की कोशिश की है, तो फिर वो एक सब लोगों की जो एक सबकी मिलजुल के जो दुआएं आपको मिलती हैं, किसी का छोटा बच्चा किडनैप हो गया, आप उसको लेकर आए, कोई कमजोर आदमी के मकान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है बाहुबली, उसको आपने ऐसा करने से रोका,
तमाम जो अपराध होते हैं उन अपराधियों का अपने सलाखों के पीछे पहुंचाया और लोगों को न्याय दिलवाया। तो ये सब पहली जो कमिटमेंट टू दी जॉब, जो शपथ हर पुलिस अधिकारी को दिलाई जाती है या दूसरी सर्विसेज में भी दिलाई जाती है, उस शपथ के अनुसार, देश के संविधान के अनुसार, बिना किसी भेदभाव के, न अमीरी और गरीबी का भेदभाव, न जाति और धर्म का भेदभाव, ये सब चीजें मैं समझता हूं कोर चीजें हैं जो किसी भी प्रोफेशन में आपको आगे ले जाती हैं। सर, आपने देखा होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस 24/7 करके रहती है, हमेशा वो उसको अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ भी होगी, कैसे समन्वय बिठाते हैं आप? ड्यूटी भी है, जिम्मेदारी भी है, चैलेंजेस भी हैं, परिवार भी है, कैसे वो अनुपात में बांटते हैं आप? देखिए, बाकी प्रोफेशंस के लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप लोग भी जोखिम उठाकर काम करते हैं, दिन रात का कोई ध्यान नहीं रखते। अगर घटना रात के 3 बजे भी होती है तो एज ए पुलिस ऑफिसर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 3 बजे भी पहुंचूं, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 3 बजे हैं या 4 बजे हैं, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, हम लोग अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। तो चैलेंजेस तो जरूर हैं, और जहां तक व्यक्तिगत जीवन में उसको सामंजस्य बिठाने की बात है, तो अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, देश ने, देश की जनता ने, संविधान ने जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो कुछ कुर्बानी, कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। सर, वो कहते हैं ना कि एक टाइम टेबल होता है, जैसे हमने सबने टाइम बांधा हुआ है कि एक बिजनेसमैन है, उसको 11 बजे मान लीजिए अपने शॉप पे या संस्थान पे पहुंचना है, वो सुबह 6-7 बजे उठता है। तो एक रूटीन, दिनचर्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो क्या आपने बनाया हुआ है? फैमिली को कब समय देते हैं? संडे या कौन से दिन बच्चों को आप टाइम देते हैं? कभी घूमने भी जाते होंगे, एक ये पाबंदी भी रहती होगी कि आप आमतौर पर, मुझे नहीं लगता कि घूमने जाते हो, कैसे उसको बनाते हैं आप कोऑर्डिनेशन? ये तालमेल देखिए हर परिवार को बिठाना पड़ता है, और परिवार के लोग समझ भी जाते हैं कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, और धीरे धीरे शुरू में डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे बच्चे भी, परिवार भी, पत्नी भी, दूसरे रिश्तेदार भी समझ जाते हैं कि इस नौकरी में या इस जॉब में जो जरूरतें हैं, जो उम्मीद करती है जनता या सरकार या प्रशासन, तो उसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं हो सकती कि अगर आपने कहा कि 4 बजे आप पहुंच जाएंगे, या आपने वक्त दे दिया कि मैं घर 4 बजे पहुंच जाऊंगा शाम को, लेकिन अगर 4 बजे कोई ऐसी घटना होती है जिसमें आपको दौड़ना पड़ेगा, तो फिर घर वालों को इंतजार करना पड़ेगा, आपको घर जाके माफी ही मांगनी पड़ेगी, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। सबसे ज्यादा आपको जो शिकायत रहती है किन को रहती है, और आप किससे सबसे ज्यादा डरते हैं? लोगों को तो लगता है कि आपसे लोग डरते होंगे, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं डरते होंगे। नहीं, जो सवाल जिस एंगल से आपने पूछा है कि मैं किससे डरता हूं, मैं समझता हूं कि मेरे परिवार के लोग एक चट्टान की तरह हमेशा पीछे खड़े रहते हैं, चाहे मेरे पत्नी हो, बच्चे हों, माता पिता और दूसरे लोग भी। अगर डरने की बात है तो मैं गरीब की आह से डरता हूं कि जाने अनजाने में और सब कुछ देखते हुए भी कहीं ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि किसी गरीब आदमी की हम मदद नहीं कर पाए, जबकि कानून का सहारा हमारे साथ है, संविधान का सहारा हमारे साथ है, कोई अन्याय न होने पाए, इस चीज पर खास ध्यान रहता है। बाकी परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से ये शिकायतें और ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, वक्त है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि चाहे हमने दोपहर का खाना नहीं खाया है, अगर 5 लोग शिकायती बैठे हुए हैं, उनकी बात जरूर सुनी जाए, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बताया जाए कि इस चीज में मदद की जानी है। सर, ईस्ट दिल्ली के जो वर्किंग स्टाइल थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। आज आप वहां बैठे हैं जहां से देश चल रहा है, पीएमओ भी आपकी रेंज में ही है, और प्रेसिडेंट हाउस भी, और भी तमाम चीजें अगर देखें तो वो इसमें और इसमें, वहां में यहां में फर्क कितना, चैलेंज कितना बढ़ गया? देखिए, ये तो किसी भी शख्स के लिए, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए एक वैसे फख्र बात है कि वो न्यू दिल्ली रेंज, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण एक पुलिस का डिवीजन माना जाएगा, उसमें आप तैनात हैं, और ये बिल्कुल गर्व का विषय है कि इसी क्षेत्र में भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी कैबिनेट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, पूरे देश के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स और बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, आतंकवाद की समस्या भी हमारे देश में है, फिर पूरे देश के धरना प्रदर्शन पार्लियामेंट सेशन के दौरान, अदरवाइज भी लगातार होते रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस में सबसे अच्छा काम यह हुआ है कि एक सिस्टम्स डेवलप किए हैं। हमारे यहाँ जो भी ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात किए जाते हैं उनको बाकायदा बखूबी परखा जाता है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, पब्लिक डीलिंग में उनका कैसा अभ्यास है, इन तमाम चीजों को, और एक पूरा एक टीम की तरह, अगर मान लीजिए कोई घटना तुगलक रोड थाने के अंदर होती है,
तो हमारे यहाँ एक ऐसी टीम स्पिरिट बनी हुई है कि कनॉट प्लेस के एसएचओ, कनॉट प्लेस के अधिकारी भी, दूसरी जहां भी जो भी लोग हैं, सारे लोग इमीडिएटली पहुंचेंगे, कोई किसी का इंतजार आदेश का नहीं करेगा। तो ये नई दिल्ली की पुलिसिंग में ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी तरह जैसे आपने बताया, पूरे देश दुनिया की एम्बेसीज भी इस इलाके में आती हैं, वहां भी धरना प्रदर्शन हो जाते हैं, स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन हो जाते हैं, बिना बताए पूर्व सूचना के, कभी कभी सूचना नहीं मिल पाती है। तो 24 घंटे आपको अलर्ट रहना पड़ता है, ऑलवेज ऑन योर टोज। जब भी रिक्वायरमेंट है, फिर आप वक्त नहीं देख सकते कितने बजे हैं। तो सबसे खास चीज यह है कि सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं और गाइडेंस भी मिलता है, क्योंकि आप बड़े शहर में हैं तो आपके सीनियर वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहते हैं गाइडेंस देने के लिए। तो अभी तक ईश्वर की कृपा से सब ठीक चल रहा है, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई जिसमें कि कहीं किसी को सर झुकाना पड़े। सर, आपने दो बातें कही, एक तो क्राइम कंट्रोल हो गया, एक डेमोन्स्ट्रेशन को कंट्रोल करना हो गया, दोनों का कोऑर्डिनेशन भी होगा, दोनों का चैलेंज भी होगा। ये सारी चीज को आप कैसे देखते हैं? चैलेंज ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि क्राइम भी होता ही होगा, क्रिमिनल्स का उनकी मूवमेंट भी होता होगा, लेकिन हाई प्रोफाइल जो मूवमेंट है वो भी है, प्रोटेस्ट है, और भी तमाम चीजें हैं, एम्बेसीज और भी तमाम चीजें, विदेशी लोगों का भी, मेहमानों का आना जाना, 26 जनवरी की भी तैयारियों में आप लगे हुए होंगे, ये सबका कैसे कोऑर्डिनेशन? इसमें पिछले सवाल में एक चीज आपने कहा था कि पूर्वी दिल्ली से इसकी क्या तुलना की जा सकती है। तो पूर्वी दिल्ली एक ऐसा पूरा एक दिल्ली के बॉर्डर का जिला था और तमाम कम्युनिटीज के लोग वहां पर रहते हैं, हर तबके के लोग रहते हैं, तो वो पुलिसिंग बिल्कुल अलग थी। नई दिल्ली की पुलिसिंग में जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एम्बेसीज हैं, फॉरेन वीआईपीज भी आते हैं, 26 जनवरी भी है, और भी तमाम बड़ी बड़ी इवेंट्स यहाँ पे होती हैं, तो दोनों के पुलिसिंग में जमीन आसमान का फर्क है। और जहां तक आपने कहा कि चैलेंजेस कितने बड़े हैं, मान लीजिए अगर पिछली बार जैसे 26 जनवरी पर 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, तो किसी भी देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि उनके रिपब्लिक डे में 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, पार्टिसिपेट करें। और तो वहां पर हम दूसरी एजेंसीज भी हमारा साथ देती हैं, जिसमें कि तमाम सिक्योरिटी डिवीजन है हमारी, ट्रैफिक के लोग हैं, सूचना विभाग के लोग हैं, सीपीडब्ल्यूडी है, आर्मी है। तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का फंक्शन होता है, उसमें सब लोग मिलजुल कर सारे स्टेक होल्डर्स काम करते हैं, तो वो चीज भी बड़ी अच्छी से निभ जाती है और लोग शाबाशी देते हैं, तारीफ करते हैं कि सब अच्छा इंतजाम था। सर, एक अभी इसी से रिलेटेड सवाल है, 26 जनवरी सिर पर है, आपकी क्या तैयारियां, कैसे कैसे आप कुछ आपने चेंज करके कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा? 26 जनवरी देखिए, जैसे मैंने कहा कि पिछली बार बहुत बड़े स्केल पर मनाया गया था, और इसकी तैयारियां कम से कम 3 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। हर चीज का एक शेड्यूल तय है, हर एजेंसी को अपनी भूमिका के बारे में पता है, दिल्ली पुलिस को पता है, दिल्ली पुलिस की भी जो दूसरी यूनिट्स मैंने अभी नाम लिए उनको भी पता रहता है। तो हर चीज एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल के मुताबिक चलती है, और जो भी इसमें बीच में कोई ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जो लोग इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में लगे होते हैं उनकी पृष्ठभूमि की जांच करना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से, बातचीत से, मिलजुल कर, कोई एक एजेंसी ये नहीं कर सकती कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। ये एक टीम वर्क है और इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, सबके सहयोग से, सबकी मेहनत से 26 जनवरी की तैयारी हम लोग करते हैं। तो सर, इसी बड़े चैलेंजेस में छोटा क्राइम कभी कभी नजर से ओझल हो जाता है या उस पर भी नजर रहती है? देखिए, नई दिल्ली में तो कुछ ओझल नहीं हो सकता, पुलिस कंट्रोल रूम है, हर आदमी जागरूक है, सूचनाएं मिलती हैं। तो बल्कि फायदा ये होता है कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं, 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, दूसरी चीजें होती हैं, तो हमारी डेंसिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो उस दौर में घटनाएं कम होती हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं जरूर, किसी के घर में चोरी हो गई, इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, लेकिन हम लोग उस पर भी पूरा ध्यान देते हैं। सर, अभी जिस तरह से ये बात हुई कि कई बार दिल्ली में खास तौर से आप देखें कि अदर स्टेट के, बल्कि पूरे देश के लोग यहां पर रहते हैं, और वैरायटी लोगों की है तो वैरायटी क्रिमिनल्स की भी है, उसको कैसे आप स्पेसिफिकली कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? कई बार जो उधर के भगोड़े टाइप लोग हैं वो भी यहां शेल्टर ले लेते हैं, ये कैसे आप कंट्रोल करते हैं? इसमें मैं जो आपने कहा, इसमें सबसे पहले जो आपने कहा कि पूरे देश के लोग यहां पर रहते हैं, तो सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस के स्टाफ की ट्रेनिंग है वो बहुत उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए कि पूरे देश को एक समझा जाए। किसी भी इलाके के लोगों को, चाहे वो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लोग हों, दक्षिण भारत के लोग हों, या किसी भी इलाके से आते हों, तो ये पुलिस की पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने विजन में, अपनी सोच में इतनी बड़ी सोच हो कि ये न समझें कि कोई बाहर से आया हुआ है। ये पूरे देश की राजधानी है,
हर एक को ये महसूस होना चाहिए, चाहे मैं उड़ीसा से आऊं, आंध्र प्रदेश से आऊं, केरल से आऊं, कश्मीर से आऊं, कि यहां मैं सुरक्षित हूं, मेरे साथ अन्याय नहीं होगा और मेरे क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर, मेरे चेहरे मोहरे के आधार पर मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सबसे अहम तो ये चीज है। उसके बाद आती है कि अपराध के लिए, तो अपराध के लिए जैसे हमारा बीट का सिस्टम है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी बीट के सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं वो डोर टू डोर जाकर, गली गली में जाकर, क्या अपराध का नेचर है वहां पर, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं, जो कि टेनेंट वेरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं कि आने वाले किराएदार हैं उनका सत्यापन, वो सबसे अहम कड़ी हो जाती है हमारी। हमारे साथ अजय चौधरी जी मौजूद हैं और फिलहाल एक छोटा सा वक्त है ब्रेक का और बहुत जल्द हम हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं न्यू दिल्ली रेंज के जॉइंट सीपी अजय चौधरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। सवाल हमारा वही था, छोटे क्राइम चैलेंज होते हैं और सबसे ज्यादा चैलेंज अगर पुलिस की भाषा में देखें वो क्रिमिनल्स हैं जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, न्यू कमर्स हैं, अदर स्टेट से आए हुए हैं। आपके पास चैलेंज बहुत बड़ा है, वीआईपी मूवमेंट, वीआईपीओ की सुरक्षा, वीआईपीओ को वो माहौल भी देना जो क्राइम से पाक हो, और ऐसे लोग भी होंगे। उसको करने की कोई अलग तकनीक या उसी पुराने जो सूचना तंत्र होता है आपका, एक तो मुखबिर वाला और एक आपका अपना, इसको कैसे करते हैं? देखिए, अभी सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है और टेक्नोलॉजी ने हर चीज को एक अपने आयाम में समेटा है, चाहे वो व्हाट्सएप का माध्यम हो, सूचना क्रांति के माध्यम से अपराधी अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसके क्या मूवमेंट्स हैं, किन लोगों के संपर्क में है। तो टेक्नोलॉजी के फायदे से पुलिस को और एजेंसीज को बहुत सुविधा हुई है और सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत बेहतर हो गया है। प्रदेशों से जो हमारा नेटवर्क है, चाहे वो सीसीटीएनएस के माध्यम से हो या जिपनेट के माध्यम से हो, तो तमाम सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसे लोग खो गए कोई, तो ये सूचना हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसपास के तमाम राज्यों में भेज सकते हैं कि इस उम्र के, इस फोटो वाले, इस तरह के लोग अपने घर से खोए हुए हैं, कहीं मिलते हैं तो उनको सूचना दी जाए। तो ये पुराने वाले तंत्र को तो जीवित रखना ही पड़ेगा, जो मैन टू मैन मार्किंग है, जैसा मैंने कहा कि जो किराएदार हैं उनका सत्यापन और ग्राउंड पर जो सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का बहुत ही समुचित उपयोग करना आज की पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। और उसके माध्यम से तमाम चीजें, जैसे मान लीजिए कोई किसी के घर में आकर काम कर रहा है, उसका वेरिफिकेशन है, सर्वेंट वेरिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो चीजें हम जल्दी दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं, वहां से सूचना वापस जल्दी आ जाती हैं। तो तमाम चीजें हैं और बाकी चुनौतियां, अपराधी भी चुनौती पेश करते रहेंगे, वो भी अपने नए नए रास्ते खोजने में कोई रुकते नहीं है, लेकिन पुलिस को उनसे आगे चलना पड़ेगा। अक्सर ये कहा जाता है दूसरे स्टेट के जो क्रिमिनल्स हैं कई बार शेल्टर के तौर पर यहां पर ले लेते हैं और वो यहां पर अपने पनाहगाह के तौर पर भी यूज करते हैं, उस पर आप नजर रखते हैं खासतौर से? क्योंकि कई बार छोटी छोटी वारदातें, चैन स्नैचिंग, लूट, ये बहुत बड़ी तादाद में होती है और कई बार कंप्लेंट वहां पहुंच भी नहीं पाता। ये मुझे लगता है बड़े क्राइम से ज्यादा बड़ा चैलेंज है छोटा क्राइम। हाँ, छोटा क्राइम चैलेंज है और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस और खासतौर से न्यू दिल्ली रेंज भी, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम क्योंकि बड़े बड़े आयोजनों में इंतजाम में लगे हुए हैं और इसलिए छोटा क्राइम होने दिया जाए। उस क्राइम पर भी पूरी तवज्जो दी जाती है। और जहां तक दूसरे प्रदेश से आकर छुपने की बात है, वो बहुत थोड़े से पीरियड के लिए संभव हो सकता है। दिल्ली जैसी जगह में छुपना आसान नहीं है, बल्कि यहां से लोग भाग जाते हैं, किनारा कर जाते हैं कि दिल्ली पुलिस के शिकंजे में ज्यादा आसानी से पकड़ जाएंगे। और खासतौर से आपने देखा होगा, चाहे हमारी लोकल पुलिस भी है, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है, उनके जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें से कोई बड़े से बड़ा अपराधी बच के निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सर, अक्सर दिल्ली पुलिस के वर्चस्व को लेकर लड़ाई बीच में रही। केजरीवाल साहब जो, क्योंकि यहाँ का फेडरल सिस्टम है, दिल्ली पूर्ण तरह राज्य का दर्जा नहीं है और आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां से पूरे देश की राजनीति, पूरा देश रन हो रहा है। ये दबाव कभी कभी आप पे रहा कि पॉलिटिकल दबाव खासतौर से दिल्ली पुलिस पे अगर हुआ तो उसको कैसे मैनेज किया जाता? नहीं, मेरे अपने करियर में मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी तरह का, जैसे आपने पूर्वी दिल्ली का उदाहरण दिया, वहां से लेकर अब तक, कि किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी राजनीतिक नेता ने कभी कोई ऐसा दबाव बनाने की कोशिश नहीं की।
जो मैंने पहले कहा था कि अगर आप जनता के प्रति समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो फिर वो कोई प्रेशर की बात नहीं आती है। और दिल्ली के जैसे सारे सिस्टम्स बने हुए हैं और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के तहत हम लोग काम करते हैं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या कम से कम मैंने फेस नहीं की है। अच्छा, दिल्ली में एक बहुत हाई प्रोफाइल और बड़ी तेज तर्रार ऑफिसर रही किरण बेदी जी। इंदिरा जी की गाड़ी उन्होंने खींची और चर्चा में आई। कई बार क्या होता है, वीआईपी मूवमेंट होता है, आपकी पुलिस को ये चैलेंज रहता होगा कि सामने वाला एक वीआईपी है, ये बहुत हाई प्रोफाइल लीडर हैं, तो ये एक कैसे आप ट्रेंड करते हैं या उसको कैसे मीट आउट करते हैं? ये एक बड़ा चैलेंज तो होता होगा कम से कम। और ये चैलेंज है, लेकिन दिल्ली के लोग भी समझदार हैं। उनको पता है कि अगर मान लीजिए जो जिन लोगों की सुरक्षा को खतरा है, उन लोगों का मूवमेंट अगर दिल्ली की सड़क पर हो रहा है, तो लोग अभ्यस्त हो गए हैं, लोग पुलिस के साथ सहयोग करते हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी की गाड़ी अचानक खराब हो गई, उनका कोई इंटेंशन नहीं है रास्ते में रुकने का, तो हमारी क्रेन्स होती हैं, हम लोग निवेदन करते हैं, उनको स्टीयरिंग पे बिठा के हमारे जवान धक्का भी लगा के गाड़ी को रास्ते से, रूट से हटाते हैं। तो ये तमाम चीजें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं समस्याओं के। जब जैसी परिस्थिति बने, वहां पे जो भी अफसर जिस रैंक का भी मौजूद हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, फैसला ले, अपने सीनियर्स को अवगत कराए कि साहब ये मौके पर ये स्थिति थी, मैंने ये फैसला लिया है। हम लोग उनका समर्थन करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, तो कुछ कुल मिलाकर सब अच्छा काम हो ही जाता है। सर, वो मेरा पहला वाला सवाल था। दोबारा मुझे लगता है देश के नौजवानों को ये बताया जाए कि आईपीएस बनने के बाद उनके लिए कितने मौके खुल जाते हैं। आप वहां बैठे हैं जहां से देश रन हो रहा है, और जहां इलाका रन हो रहा है वो शायद आपके हाथ में। हालांकि सीपी साहब के बाद अगर नई दिल्ली में देखें तो आप रन कर रहे हैं, लेकिन नौजवान कैसे आए, कैसे वो ये आईपीएस में देश की सेवा के लिए कैसे करे? थोड़ा सा एक कोई मूल मंत्र टाइप होता है ना बताने का। देखिए, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, सफलता केवल कड़ी मेहनत से मिलती है। तो कड़ी मेहनत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आप स्कूल में गंभीर रहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहां अपने अध्ययन के प्रति, बाकी समाज में जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहिए। और माँ बाप की, बुजुर्गों की दुआएं बहुत जरूरी हैं। और जहां तक अगर आपको मौका मिलता है सेवा करने का, तो फिर उसी प्रतिबद्धता के साथ, मेहनत के साथ। कोई स्पेशल ऐसी चीज नहीं है कि कोई आईपीएस है तो वही देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। मेरे जवान भी उतनी ही मेहनत करते हैं, ज्यादा कुर्बानियां देते हैं, उनको ज्यादा चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। तो हम ये मान के चलें कि कोई आईपीएस है इसलिए उसका त्याग या मेहनत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि टीम वर्क है। सर, एक सवाल ये बनता है मेरी नजर में कि आज हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। कॉन्वेंट कल्चर में हम दौड़ रहे हैं, एडमिशन्स को लेकर एक बड़ी मारामारी होती है अभी जिस तरह से होगा। आपने बताया कि आप गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू आपने किया, बिल्कुल मतलब देहाती पृष्ठभूमि की शिक्षा से आप यहां तक आए। कैसे हम ये मैसेज दें कि ये बच्चा भी आगे जा सकता है, ना सिर्फ आप कॉन्वेंट में ही पढ़ेंगे तब बड़े बनेंगे? इसको कैसे आप लोगों से शेयर करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जो है हमारी जो स्कूली व्यवस्था है, जो शिक्षा का स्तर है, वहां पे गंभीरता लानी पड़ेगी। इसमें मैं समझता हूं माध्यम भी, शिक्षा का माध्यम भी कोई बाधा नहीं है। चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़िए, इंग्लिश मीडियम से पढ़िए, तेलुगु और तमिल माध्यम से पढ़िए। अगर आपको अच्छे अध्यापक मिलते हैं, आप अपने विषयों के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं, तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको आप पास नहीं कर पाए। और जीवन की परीक्षा बहुत बड़ी होती है। ये परीक्षाएं तो सब लोग, कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। तो हर प्रोफेशन की अपनी एक इज्जत है। और वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि एक अच्छा इंसान बनना, बेहतर इंसान बनना जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। आप लोगों की निगाह में बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप बिल्कुल निम्न दर्जे के इंसान हो, और जो लोग आपके साथ 24 घंटे रहते हैं वो भी आपसे दुखी हों, जो लोग आपके साथ काम करते हों। हो सकता है कोई सामने आपकी पोजीशन की वजह से इस बात को न कहे, लेकिन पीछे जरूर हर आदमी आपको असेस करता है। यानी कामयाबी के लिए बड़ा स्कूल होना जरूरी नहीं है, हौसला बड़ा होना चाहिए। हौसला बहुत बड़ा होना चाहिए, मेहनत करने का मादा होना चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए। और मैं बार बार उसी चीज को फिर भी दोहराता हूं कि आशीर्वाद बड़ों का वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है, अगर देखा जाए मेरा सवाल वही था कि आप जहां बैठे हैं वहां पे बड़े बड़े आपने लोग
कंट्रोल कहना चाहिए, पुलिस की भाषा में तो कंट्रोल ही होता है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट, ये तमाम चीज आप कंट्रोल करते हैं। इसी एरिया में बाबा रामदेव का भी एक आंदोलन हुआ, वो एक तरह से देखें वो सबने देखा है। क्या क्रिमिनल्स भी इसी तरीके से एस्केप करेंगे कि यहां जो छोटा क्राइम हो रहा है वो कैसे रुकेगा? जो स्नैचिंग छोटा है अलग ही। लास्ट देखिए, नई दिल्ली के इलाके में डिप्लॉयमेंट जो मैंने बताया कि कदम कदम पर आपको पीसीआर मिलेगी, कदम कदम पर आपको पेट्रोलिंग मिलेगी, कदम कदम पर हर घर के सामने क्योंकि बड़े लोग रहते हैं, वीआईपीज रहते हैं, अति सुरक्षित और संवेदनशील इलाका है। इसलिए जो तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो यहाँ पे छोटा अपराध भी बहुत कम है। यहाँ आने से पहले आदमी सोचता है, जैसे आपने कहा कि दिल्ली में आने से पहले लोग बेल्ट लगाना और हेलमेट लगाना शुरू कर देते हैं, तो दिल्ली के अंदर भी जब लोग नई दिल्ली में आते हैं तो वो भी बहुत चौकन्ने होकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलती न इग्नोर की जा सकती है, न कोई आदमी यहाँ गलती करने की कोशिश कर सकता है। हमारे साथ मौजूद थे अजय चौधरी जी, नई दिल्ली रेंज के जॉइंट सीपी हैं, जहां से अगर देखा जाए देश को रन करने वाली लोग मौजूद हैं, वो हस्तियां मौजूद हैं। और अजय चौधरी से एक सिर्फ बात अगर देखा जाए देश की जनता से शेयर करने का मन है, अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, बड़ा इंसान बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल या कॉन्वेंट से पढ़ें, आप सिर्फ आपकी मेहनत आपकी कामयाबी की गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय चौधरी जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत और धन्यवाद। खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।